हेलो फ़िलासफ़ी लवर्स कम फ़िलासफ़ी स्टूडेंट्स। ये हमारी इंडियन फ़िलासफ़ी की आगे 6th क्लास है और बुद्धिज़्म की ये आज हमारी 2nd क्लास है। हम कल की ही क्लास से जो बुद्धिज़्म का डिस्कशन है उसे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था बुद्धिज़्म में, तो कल हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि बुद्धिज़्म जो है वो गौतम बुद्ध जो है उन्होंने हमें दिया है। उन्होंने बुद्धिस्ट फ़िलासफ़ी की जो शुरुआत की वो किस चीज़ से की कि 4 नोबल ट्रुथ्स, है ना। बुद्धा ने क्या कहा कि 4 नोबल ट्रुथ्स जो हैं ये उन्होंने एक तरह से अपने सरमन में हमें बताया, है ना। उन्होंने जो 4 नोबल ट्रुथ्स हमें बताया, उन्होंने सबसे पहले क्या बताया, दैट देयर इज सफरिंग, है ना, देयर इज सफरिंग, कि भाई संसार में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं है, है ना। दूसरा जो उन्होंने ट्रुथ बताया वो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो सफरिंग है इसका क्या है, कॉज है ना, इसका एक कॉज है सफरिंग का, है ना। कोई भी चीज़ जो भी एग्जिस्ट कर रही है वर्ल्ड में वो क्या है, एक कॉज के कारण जनरेट हो रही है या ओरिजिनेट हो रही है ना। तो दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड दिस सफरिंग इज डिपेंड ऑन इट्स कॉज, है ना, एंड दिस सफरिंग हैज़ ए कॉज, है ना। ये जो सफरिंग है ये अपने आप ओरिजिनेट नहीं हो रही, इसके कारण है, ये उससे ओरिजिनेट हो रही है ना। अब क्योंकि ये कारण पे डिपेंड है तो अगर हम इसके जो कारण है, जो कॉज है, अगर हम उसे एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारी जो सफरिंग है ये भी चली जाएगी, है ना। तो बुद्धा जो है वो यही कह रहे हैं कि ये जो सफरिंग है ये क्या हो सकती है, इसका सेसेशन हो सकता है ना, ये ख़त्म हो सकती है, सेसेशन ऑफ सफरिंग, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा 3rd नोबल ट्रुथ हो गया। 4th क्या हो गया कि ये जो सफरिंग है दिस कैन बी रिमूव्ड, है ना, यस, सेसेशन ऑफ सफरिंग इज पॉसिबल, है ना, ठीक है। और 4th नोबल ट्रुथ वो क्या बता रहे हैं हमें, वो पाथ बता रहे हैं एक तरह से, है ना, पाथ बता रहे हैं भाई कि ये जो सेसेशन ऑफ सफरिंग है या ये जो सफरिंग जिसे हमें रिमूव करना है तो ये कैसे होगा, तो वो पाथ बता रहे हैं। वो पाथ क्या है, अष्टांगिक मार्ग या फिर 8 फोल्डेड पाथ, ठीक है। इतना हमने कल समझ लिया था। अभी जो 2nd और 3rd जो नोबल ट्रुथ्स हैं इनसे हमने कल क्या कंक्लूजन निकाला था कि भाई 2nd क्या कह रहा है कि एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन अ कॉज, है ना, और ये जो कॉज है ये रिमूव हो सकता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई जो भी चीज़ें हैं, है ना, एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज डिपेंडेंट, है ना, डिपेंडेंट ऑन इट्स कॉज, कॉज पे डिपेंड कर रहा है ना। इतनी सी बात हो गई। तो बुद्धा जो है वो क्या बता रहे हैं हमें, एक तरह से कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बता रहे हैं कि भाई जो कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट कर रही है वो क्या है, एक तरह से इफेक्ट है ना। और ये इफेक्ट किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, कॉज पे डिपेंड कर रहा है ना, डिपेंड कर रहा है। तो इन्होंने क्या बताया, कॉज और इफेक्ट का एक तरह से रिलेशन बताया हमें, है ना, या कॉजेशन थ्योरी बताई है ना। और इस कॉजेशन थ्योरी को या थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन जो है इसको बुद्धा ने क्या कहा, प्रतीत्य समुत्पद, ठीक है, प्रतीत्य समुत्पद। इतनी बात हमने कल डिस्कस कर ली थी कि भाई जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, डिपेंड कर रही हैं किस चीज़ पे, उसके कॉज पे, है ना। और इसलिए बुद्धा क्या बता रहे हैं, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं बुद्धा कि दिस बीइंग दैट अराइजेस, है ना, अस्मिन् सति इदम भवति, है ना। इसका क्या मतलब है, दिस बीइंग मतलब जैसे ही कॉज एग्जिस्ट कर रहा है या कॉज के कारण क्या अराइज हो रहा है, इफेक्ट अराइजेस, कॉज बीइंग इफेक्ट अराइजेस। सिंपल बात होगी। वुड बीइंग कि अगर वुड एग्जिस्ट कर रहा है तो ये एक इफेक्ट को अराइज कर रहा है, दैट इज टेबल, टेबल अराइजेस, है ना। अगर टेबल हमें हटानी है तो हम क्या हटा देंगे, हम वुड हटा देंगे तो भाई टेबल कभी बन ही नहीं पाएगी, वुड वाली टेबल,
है ना। तो कॉज बीइंग इफेक्ट अराइजेस, वुड बीइंग टेबल अराइजेस, फायर बीइंग हीट अराइजेस। तो ये जो हम कल की क्लास में सब डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, कॉजेशन थ्योरी है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशन है, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन है कि जो भी चीज़ें संसार में एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, एक कॉज पर डिपेंड कर रही हैं ना, एक कॉज के कारण जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। और इसीलिए अगर हमें किसी चीज़ को रिमूव करना है, हटाना है, उसे ख़त्म करना है, उसका सेसेशन करना है ना, सफरिंग का, तो हम क्या करेंगे, हम इसके कॉज को रिमूव कर देंगे। चलिए भाई, प्रत्यय समत्पद हमें समझ में आ गया, कॉज और इफेक्ट ये थ्योरी हमें समझ में आ गई, बुद्धा जो जो हमें समझा रहे हैं वो हमें सब धीरे धीरे समझ आता जा रहा है ना। अब ये प्रत्यय समत्पद में हम जो थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम बुद्धा से पूछ रहे हैं कि भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो एक कॉज के कारण एग्जिस्ट करती हैं, सही बात है ना। और हमारी जो सफरिंग है इसका भी ज़रूर कोई ना कोई क्या होगा, कॉज होगा। तो अब हम उनसे क्या पूछ रहे हैं भाई, तो वो हम उनसे पूछ रहे हैं प्रत्यय समत्पद जो 12 लिंक एक तरह से थ्योरी जो हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, हम एक बार उसे और क्विकली रिवाइज करेंगे कि वो क्या बता रहा है बुद्धे। तो बुद्धा से जब हमने पूछा कि अगर सब चीज़ें जो हैं वो एक कॉज पे डिपेंड कर रही हैं, तो सफरिंग जो है जो एक्चुअली इस वर्ल्ड में क्या है, सिर्फ सफरिंग ही है जो एग्जिस्ट कर रही है ना। प्लेजर भी जो है वो क्या है, सफरिंग इन डिस्गाइज है ना, क्योंकि वो भी क्या कर रहा है, वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं दे रहा हमें, वो एक्चुअली क्या दे रहा है, हमें सफरिंग ही दे रहा है। तो आप खुद ही अगर कह रहे हैं फर्स्ट नोबल ट्रुथ में कि जितनी भी संसार में चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या है, नथिंग बट सफरिंग है ना, या सफरिंग प्रोड्यूस करने वाली हैं। तो हम बुद्धा से पूछ रहे हैं कि भाई सफरिंग का कॉज क्या है, क्योंकि अगर हमें सफरिंग का कॉज पता चल गया तो हम क्या करेंगे, हम सफरिंग के कॉज को रिमूव कर देंगे और फिर हम सफरिंग फ्री हो जाएंगे, है ना। तो हमने कहा हाँ भाई सफरिंग का कॉज पूछना है। तो बुद्धा ने हमें क्या बताया था कि भाई आप सफ़र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बर्थ और रीबर्थ की जो साइकिल है इसमें फंसे हुए हैं, है ना। जन्म जरा की जो साइकिल है आप इसमें फंसे हुए हैं। हमने कहा अच्छा फिर इसका कॉज क्या है, हम क्यों फंसे हुए इस साइकिल में। तो वो बोल रहे हैं क्योंकि आप बर्थ ले रहे हैं, है ना, जाति आप बर्थ ले रहे हैं। हाँ बात तो सही है, बर्थ आई तभी तो बर्थ रीबर्थ में फंसे। अब बर्थ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक विल थी, है ना, एक तरह से एक फीलिंग थी कि आप यहाँ पर वापस आए, है ना। आपके जब आप बिल्कुल एंड स्टेज में थे ना लाइफ के, तो आपके अंदर एक विल आई। आप बोल तो रहे थे सबसे कि भाई अब मैं नहीं आऊँगा दोबारा, अब मैं नहीं आऊँगा दुनिया में दोबारा, बहुत बहुत दुख है। लेकिन जब आप प्लेजर को याद कर रहे थे तो आप क्या सोचे थे कि यार ये तो लाइफ उतनी अच्छी नहीं रही, अगली बार आऊँगा ना तो मैं बहुत अमीर फैमिली में आऊँगा, अगली बार आऊँगा तो मैं वर्ल्ड टूर करूँगा, अगली बार आऊँगा तो मैं इस घिसी पिटी ज़िंदगी में नहीं जीऊँगा, मैं तो ऐसे जीऊँगा। ये जिन्होंने एक बार को भी विचार ले आए होंगे ना कि यार ये नहीं ऐसा चाहिए था लाइफ में, तो ये क्या कर दिया, ये विल आ गई आपके अंदर, एक विल आ गई टू बर्थ अगेन, है ना। तो हमने जो बर्थ लिया वो हमने इस प्रीवियस में जो हमने एक विल रखी होगी उस कारण हमें बर्थ हुआ। तो बर्थ का जो कॉज है वो क्या है, ये विल है। विल मतलब भाव, है ना। अब इस विल का कॉज क्या है, हम बुद्धा से पूछ रहे हैं ना। तो विल का कॉज क्या है, विल का कॉज वो बता रहे हैं कि आप में क्लिंगिंगनेस है। अगर आप में क्लिंगिंगनेस नहीं होती वर्ल्डली चीज़ों के लिए या प्लेजर के लिए, है ना, ये क्लिंगिंगनेस है, एक अटैचमेंट है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे। एक बहुत पुरानी कहानी है ना, कि भाई वो राजा है, वो कह रहा है कि यार मुझे ये जो तख्त है इसे छोड़ना है पर मैं इसे छोड़ नहीं पा रहा। तो लोग क्या कह रहे हैं कि अगर आप इसके जो हाथ हैं, जो आप इसके बाजू पकड़े हुए हैं, अगर आप इन्हें छोड़ देंगे तो आप कुर्सी से उठ पाएंगे, आप इसे छोड़ पाएंगे। बट वो पकड़े हुए और वो क्या कह रहा है कि मैं छोड़ नहीं पा रहा। सेम वही स्टोरी है कि हम कह रहे हैं कि हमें विल नहीं चाहिए, हम क्या विल कर रहे हैं, हमें चाहिए नहीं, हमें बर्थ नहीं लेना, बर्थ नहीं, हम बोल रहे हैं चीज़ें, बट हमारे अंदर क्या है, वो कहीं ना कहीं वो विल है जो हमें समझ नहीं आ रही। हमारी एक तरह से साइकोलॉजी में वो हम उसको समझ नहीं पा रहे, बट हमारे अंदर वो विल है। और वो विल क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर क्लिंगिंगनेस है, एक अटैचमेंट है उस चीज़ से कि ये हमारा है ना, हम इसको ओन कर रहे हैं, ये हमारी चीज़ है। तो हम उसे चाह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम इसे छोड़ दें, बट हम उसे छोड़ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ दिस क्लिंगिंगनेस, दिस अटैचमेंट। ठीक है, अब क्लिंगिंगनेस क्यों है भाई, इस क्लिंगिंगनेस का कॉज क्या है, हम पूछ रहे हैं बुद्धा से। तो बुद्धा क्या बता रहे हैं भाई, क्लिंगिंगनेस क्यों हुई होगी,
क्लिंगिंगनेस को कहते हैं उपादान, है ना। ये इसलिए हुई क्योंकि एक थ्रिस्ट है, एक ग्रीड है आपके अंदर, है ना, एक थ्रिस्ट है कि ये चीज़ चाहिए थी, है ना, कि इसको पाने का लालच है, क्रेविंग है ना। जैसे हमारा जो फेवरेट फूड रहता है तो हम उसकी कैसे क्रेविंग रहती है, क्या वो खाने की बड़ी इच्छा है ना, तो वो क्या कर रही है, हमारे अंदर क्रेविंग लेके आ रही। क्रेविंग से क्या हो रहा है, हम उस चीज़ से अटैच हो रहे हैं, वर्ल्ड से अटैच हो रहे हैं, पैसों से अटैच हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमें ये चीज़ चाहिए तो हमें पैसे चाहिए, तो हम पैसे से, वर्ल्ड से, इन सबसे अटैच हो गए। उसके कारण क्या हुआ, हमारे अंदर विल आई, उससे क्या हुआ, हम बर्थ और रीबर्थ की साइकिल में फंसते चले गए, है ना। तो हमारे अंदर थ्रस्ट है, ये क्रेविंग है, ग्रीड है ना, इसको हम क्या कहेंगे, तृष्णा। तृष्ण, तृष्ण का मतलब कि और चाहिए, थोड़ा और चाहिए यार, ये और चाहिए, है ना। थ्रस्ट है कि हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही, इसलिए हमारे अंदर क्या है, वो अटैचमेंट है, क्लिंगिंगनेस है। अब भाई हम बुद्धा से पूछ रहे हैं कि भाई इसका कॉज क्या है, तो बता रहे हैं इसका कॉज है आप जो प्लेजर ले रहे हैं ना, जो फीलिंग्स आ रही हैं आपके अंदर कि भाई ये थ्रस्ट हमें क्यों हुआ, ये क्रेविंग हमें क्यों हुई, क्योंकि हमने ऐसे सेंस एक्सपीरियंसेस किए, है ना। तो हमें थ्रस्ट कब हुई, जब हमने, जैसे मोमोज की थ्रस्ट कब हुई, या अच्छे खाने की या डोसा की थ्रस्ट कब हुई, जब हमने उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया। तो हमने क्या किया, सेंस एक्सपीरियंसेस लिए, है ना, सेंस एक्सपीरियंसेस लिए, जिसके कारण क्या हुआ, हमें थ्रस्ट हुई, है ना। इसको कहते हैं हम वेदना या फीलिंग्स, है ना। अब ये सेंस एक्सपीरियंसेस हमें क्यों हुए, तो बता रहे हैं क्योंकि सेंस ऑर्गन्स जो थे आपके, उसमें और जो ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मोमोज हैं, डोसा है, कुछ भी अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सब क्या है, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हैं। और ये जब आपके 6 जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इनके कांटेक्ट में आए, है ना, तभी तो आपको एक्सपीरियंस हुआ। इसका कॉज क्या हुआ, सेंस एक्सपीरियंसेस का, कि भाई हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है और जो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है, तभी हमें सेंस एक्सपीरियंस हुआ, तभी हमें क्या हुआ, उस चीज़ को लेके क्रेविंग जनरेट हुई, उसी के कारण हमें वर्ल्ड से क्लिंगिंगनेस हुई, उसी के कारण हमारे अंदर विल आई टू बर्थ अगेन, और इसलिए हम बर्थ और रीबर्थ की साइकिल में फंसे हैं, है ना। तो ये क्या है, 6 सेंस ऑर्गन और ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, हमें सेंस एक्सपीरियंसेस हुए। अब भाई इसका रीज़न क्या है, हमारे ये जो सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट का जो कांटेक्ट है, ये क्यों हो रहा है, इसका कॉज क्या है, बुद्धा से हम पूछ रहे हैं, है ना। तो बुद्धा हमें क्या बता रहे हैं कि भाई इसका सिंपल सा रीज़न है कि भाई आपके पास क्या है, 6 सेंस ऑर्गन्स हैं, है नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है कि भाई आपके पास एक, अच्छा इसको हम क्या कहेंगे, सेंस ऑर्गन ऑब्जेक्ट को ये वेदना हो गया, ये स्पर्श है ना, इसको स्पर्श। ये आपको क्या है, अगर आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो आपको ये पूरे सीक्वेंस में याद रखना है। हालांकि वो इस सीक्वेंस में पूछते हैं तो अभी हम साइड में वो सीक्वेंस भी लिख लेंगे, बट अगर आप यूपीएससी सीएससी भी दे रहे हैं तो जब भी प्रत्यय समत्पद पे क्वेश्चन आएगा, है ना, तो आप क्या करेंगे, जो 4 आर्य सत्य हैं उससे लेके आप ये पूरी साइकिल आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे, है ना। तो आपको ये साइकिल ऐसे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, फिर आप उसे थ्योरेटिकली जो है उसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट अगर आप ये इस तरह से आप उसे एक्सप्लेन करेंगे ना, तो एक आपका आंसर जो है वो एक तरह से कंप्लीट दिखेगा, है ना। चलिए, 6 सेंस ऑर्गन्स जो हैं, ये क्या है, कॉज है किस चीज़ का, सेंस ऑर्गन और ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट का, है ना। अब ये क्यों हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 6 सेंस ऑर्गन को सदयायतन, है ना, सदयायतन। 6 जो है वो 6 ऑर्गन्स हैं। अब इसका कॉज क्या है भाई, क्यों है हमारे पास सेंस ऑर्गन्स, हमने तो नहीं मांगे थे। 6 कौन से हैं, ये भी हमने कल डिस्कस किया था, मन प्लस 5 सेंस ऑर्गन्स, है ना, ठीक है। हम बुद्धा से पूछ रहे हैं भाई हमें तो नहीं चाहिए थे 6 ऑर्गन्स, आप ही ने दे दिए, हमें क्या पता क्यों दिए, हमें नहीं चाहिए, उसी से ही तो सब ये सब हो रहा है। तो हम बुद्धा से पूछ रहे हैं भाई इसका कॉज क्या है, हमें ये क्यों मिले। तो भाई कैसी बातें करते हो, बुद्धा कह रहे हैं ना, तुम क्या है भाई एक साइकोफिजिकल बीइंग हो, है ना, तुम पूरे एक प्रॉपर साइकोफिजिकल बीइंग हो, इसलिए तुम्हारे पास ये 6 सेंस ऑर्गन्स आए हैं, है ना। साइकोफिजिकल बीइंग को क्या बोल रहे हैं, ये नाम रूप, ये भी हम पढ़ेंगे, और है ना, क्या भाई आप ये जो आप ये बीइंग हो, इसलिए क्या है आपके पास ये पूरे 6 सेंस ऑर्गन्स हैं। अब हम बुद्धा से पूछ रहे हैं इसका कॉज क्या है ना, हम साइकोफिजिकल बीइंग क्यों हैं, तो वो बता रहा है क्योंकि आपकी जो एम्ब्रियो है उसमें एक इनिशियल कॉन्शियसनेस आ गई थी, इनिशियल
कॉन्शियसनेस इन एम्ब्रियो। कॉन्शियसनेस से हमें क्या याद रह सकता है? ज्ञान, या फिर इसी को हम बोलते हैं विज्ञान, है ना, इस स्टेज को विज्ञान, है ना। तो एक इनिशियल कॉन्शियसनेस आ गई थी हमारी एम्ब्रियो में, उसी के कारण क्या बने हम? साइकोफिजिकल बीइंग बने। उसी के कारण क्या है? हमारे पास 6 सेंस ऑर्गन्स है। क्योंकि हमारे पास 6 सेंस ऑर्गन्स हैं तो क्या है? सेंस ऑर्गन्स और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। अब क्योंकि ये कांटेक्ट हो रहा है तो हमें क्या मिल रहे हैं? सेंस एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। और इन सेंस एक्सपीरियंस जो है वो क्या कर रहे हैं? हमारे अंदर थ्रस्ट, क्रेविंग और जो ग्रीड है उसको जनरेट कर रहे हैं। और ये जो थ्रस्ट है इससे क्या हो रहा है? थ्रस्ट से क्या हो रहा है? हमारे अंदर क्लिंगिंगनेस आ रही है, अटैचमेंट आ रहा है टूवर्ड्स वर्ल्ड, है ना। और फिर ये जो क्लिंगिंगनेस है इसके कारण क्या हो रहा है? हम नहीं भी चाहते तो भी क्या हो रहा है? वर्ल्ड में वापस आने के लिए हमारे अंदर क्या आ रही है? एक विल आ रही है ना, एक भाव आ रहा है कि यार दोबारा आएंगे ना तो हम ये करेंगे, है ना, ये चीज़ नहीं करेंगे, ये पेन को हम अवॉइड करेंगे और ये जो प्लेजर्स हैं ये हम लेने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये जो क्लिंगिंगनेस है इसने क्या किया? हमारे अंदर विल को जनरेट किया, और विल ने क्या किया? हमें दोबारा बर्थ और रीबर्थ की जो साइकिल है उसमें आके पटक दिया। ठीक है, तो ये जो इनिशियल कॉन्शियसनेस है एम्ब्रियो में, अब भाई लोग खड़े हो गए, क्या कहने लगे कि सर ये तो भाई हमारा कुछ इसमें हाथ ही नहीं है, हम तो थे ही नहीं तब, हम तो एम्ब्रियो के स्टेट में थे, है ना, तो हमें क्यों क्या पता कि कैसे उसमें कॉन्शियसनेस आ रही है, इसमें हमारा क्या रीज़न है, हमारा क्या हाथ है, हमने कौन सी ऐसी गलती की थी जिसमें जो है हम इस एम्ब्रियो के स्टेट में हमारे पास ये कॉन्शियसनेस आई, जिसके कारण हम क्या बने? साइकोफिजिकल बीइंग बने, सेंस ऑर्गन्स आई, ये सब चीज़ें। तो बुद्धा कह रहे हैं भाई कुछ तो किया होगा आपने। वो कह रहे हैं नहीं नहीं सर, हमें तो याद नहीं है, हमने तो कुछ नहीं किया। बोले नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कुछ किया। आपने क्या किया? आपने पास्ट लाइफ में ऐसे कर्म किए, ऐसे कार्मिक इम्प्रेशंस दिए, जिन इम्प्रेशंस से क्या हुआ? आपकी जो कॉन्शियसनेस, आपकी जो नेक्स्ट लाइफ की जो एम्ब्रियो उसमें क्या आई? कॉन्शियसनेस आई। तो एक तरह से कार्मिक इम्प्रेशंस, है ना, कार्मिक इम्प्रेशंस। अगर ये क्लियरली उतना अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो हम इस सफरिंग को थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। तो हमारी ये जो साइकिल ये यहीं कहीं बन जाएगी। बर्थ रीबर्थ की जहाँ से हमारी साइकिल शुरू हुई है वो सफरिंग से शुरू हुई है ना। सफरिंग का कॉज क्या है ये पूछ रहे थे हमें ना। तो बर्थ रीबर्थ, फिर विल, फिर क्लिंगिंगनेस, देन थ्रस्ट, देन सेंस एक्सपीरियंसेस, देन 6 सेंस ऑर्गन्स एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट, देन सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे पास 6। फिर इसका कॉज क्या है? क्योंकि हम भाई साइकोफिजिकल बीइंग है। इसका कॉज क्या है? क्योंकि हमारी जो एम्ब्रियो है वो उसमें क्या आ गई थी? कॉन्शियसनेस आ गई थी। अब वो कॉन्शियसनेस क्यों आई थी हमारी एम्ब्रियो में? इसका कॉज क्या था? तो इसका कॉज क्या बता रहे हैं बुद्धा कि भाई कार्मिक इम्प्रेशंस, है ना, कार्मिक इम्प्रेशंस प्रीवियस लाइफ के, प्रीवियस लाइफ के जो कार्मिक इम्प्रेशंस थे उनसे क्या आ रही है? आपकी जो एम्ब्रियोस में कॉन्शियसनेस आ रही है नेक्स्ट बर्थ में, है ना। तो अब तो हमने बिल्कुल रोना शुरू कर दिया। इसको वैसे क्या कहते हैं? इस स्टेज को कहते हैं संस्कार, है ना, हाँ, संस्कार या संस्कार, ठीक है। तो ये जो संस्कार है, अब हम कह रहे हैं भाई ये तो जो है प्रीवियस बर्थ के एक्शंस हैं, हमारा तो इसमें कुछ हाथ भी नहीं है, अब हम क्या करें, है ना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब हम बिल्कुल हेल्पलेस हो गए, ऐसे तो चलते ही जाएगा। तो बुद्धा क्या कह रहे हैं? उनको हम पे दया आ गई। वो कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, है ना। वो आपको तसल्ली देते हुए बुद्धा आपको क्या कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, आपको पता ही नहीं था प्रीवियस लाइफ में कि ये सारी चीज़ होगी, कि आपके जो इंप्रेशंस हैं वो कॉन्शियस जनरेट करेंगे, तो आप ऐसे बीइंग बनेंगे, फिर आप ये पूरी सफरिंग जो है इस बर्थ की, इसमें एक तरह से सफ़र करेंगे, है ना। तो ये साइकिल चलती जाएगी। तो आपकी जो प्रीवियस लाइफ थी, आप को उस टाइम क्या था? राइट नॉलेज नहीं था आपके पास, इसलिए और कोई ऑप्शन नहीं था। तो बुद्धा क्या कह रहे हैं कि आपने उस टाइम कार्मिक इंप्रेशन जो किए वो इसलिए किए क्योंकि आप क्या थे? इग्नोरेंस में थे, है ना, या फिर अज्ञान, है ना। आप अज्ञानता के वश में आके या इग्नोरेंस में आके आपने क्या किए हैं? ये कार्मिक इम्प्रेशन किए हैं। अब हम बुद्धा से पूछ रहे हैं भाई हमने इग्नोरेंस क्यों की? बुद्धा कह रहे हैं देखो इस तरह मैं क्या करूँगा, आपको बताता जाऊंगा और आप ऐसे ही पूछते जाएंगे। और ये जो साइकिल है ना, कि इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, क्योंकि ये बात तो पक्की है, हमने देख लिया कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड
हैज़ ए कॉज, है ना। तो उस जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करी उन सभी का कॉज है, तो इग्नोरेंस का भी डेफिनेटली कोई कॉज होगा, फिर जो आंसर आएगा उसका भी कोई कॉज होगा। लेकिन क्या है, इस पूरी स्पेकुलेशन में हम क्या है, हम अभी भी सफरिंग में हैं। तो हमारा जो प्राइम गोल है वो क्या है, सफरिंग को रिमूव करना, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरी स्पेकुलेशन में फंसे हुए हैं। तो बुद्धा कह रहे हैं भाई इतना जो आपने जान लिया ना कि आपकी जो पूरी सफरिंग का रूट कॉज है वो क्या है, एक्चुअली इग्नोरेंस है ना। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, आपने ये समझ लिया है, तो आप अपनी इस लाइफ में आप ये इग्नोरेंस नहीं करेंगे, तो ये कार्मिक इंप्रेशन जो है आपकी नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और फिर क्या होगा, आप इस पूरी साइकिल से बाहर निकल जाएंगे। तो आपको क्या कहना है, या बुद्धा क्या कह रहे हैं कि आपका फोकस इस पे होना चाहिए कि आपका जो रूट कॉज है किस चीज़ का, सफरिंग का, वो क्या है, इग्नोरेंस है। और इसी के साथ उन्होंने क्या दी है, ये 12 लिंक्स, है ना, दी हैं हमें, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतीत समुत्पद चक्र, या फिर भाव चक्र, जन्म मरण चक्र, या फिर द्वादश निधान भी कहते हैं। आई थिंक द्वादश निधान है ना, 12 नहीं, आई थिंक वो कुछ और है, सॉरी, देखेंगे अभी, है ना। ये तो याद रख ही लीजिए, है ना, प्रतीत समुत्पद चक्र, भाव चक्र, जन्म मरण चक्र, या फिर धर्म चक्र, है ना। ये जो दिए हैं बुद्धा ने, इसके अल्टरनेटिव नेम्स हैं, आपको ये याद रखने हैं, है ना। तो बुद्धा से हमें इससे क्या कंक्लूजन निकल गया कि भाई जो इग्नोरेंस है वो क्या है, हमारा रूट कॉज है। एक बार हम काउंट कर लेते हैं ना, जन्म जरा इज फर्स्ट, देन जाति इज सेकंड, भाव इज थर्ड, फोर्थ इज क्लिंगिंगनेस, उपादान, फिफ्थ इज तृष्णा, सिक्स्थ इज वेदना, देन स्पर्श, देन सदायतन, देन नाम रूप, देन विज्ञान, देन संस्कार, एंड देन फाइनली अज्ञान, है ना। तो ये अगर हम इस साइड का आपको दिख रहा हो ना, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले है इग्नोरेंस या फिर अज्ञान, देन क्या आ गया हमारा, संस्कार, इम्प्रेशंस, है ना। ये जो है ये क्या है, पास्ट लाइफ से बिलोंग कर रहे हैं, है ना। पास्ट लाइफ के जो इग्नोरेंस थी, पास्ट लाइफ के जो इम्प्रेशंस थे, उससे बिलोंग कर रहे हैं ये दो। अब बाकी के जितने हैं वो किस लाइफ से बिलोंग कर रहा है, हमारी प्रेजेंट लाइफ से। कि क्या हुआ, हमारी एम्ब्रियो जो है इस लाइफ की, उसमें कॉन्शियसनेस आया, है ना, उसमें विज्ञान आया। तो विज्ञान या फिर कॉन्शियसनेस, एम्ब्रियोमिक कॉन्शियसनेस, ठीक है। फिर क्या आ गया, नाम रूप, या फिर साइकोफिजिकल बीइंग, है ना, बीइंग। फिर क्या आ गया, सदायतन, या फिर 6 सेंस ऑर्गन्स। फिर क्या आ गया, स्पर्श, है ना, सेंस ऑर्गन और ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट। फिर क्या आ गया स्पर्श के बाद, वेदना। स्पर्श से क्या हुआ, वेदना या फीलिंग्स या सेंस एक्सपीरियंस, है ना, तो सेंस एक्सपीरियंस। वेदना के बाद क्या आ गया, वेदना के बाद क्या आ गया हमारा, तृष्णा, तृष्णा, है ना, जिसको हम कहते हैं थ्रस्ट। देन क्लिंगिंगनेस, जिसे हम कहते हैं उपादान। है ना, क्लिंगिंगनेस, उपादान। फिर क्या आ गया, विल आ गई, भाव आ गए, फिर जाति
और फिर जन्मजरा। बर्थ रीबर्थ, है ना। तो ये जो है जाति और जन्म जरा, ये क्या है, हमारी नेक्स्ट लाइफ से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बर्थ लेंगे और बर्थ रीबर्थ की साइकिल जो है वो चलती रहेगी। बट ये जो विल है ये हमारी प्रेजेंट लाइफ में आ रही है। तो विज्ञान से लेके भाव तक ये सब क्या है, प्रेजेंट है या प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड है, कि हमारी इस लाइफ में हम ये सब कर रहे हैं साइकिल के अकॉर्डिंग। ये जो है ये हमारे फ्यूचर में हम ये जो साइकिल ऐसी चलती रहेगी। और ये सब क्यों चल रही है, बिकॉज ऑफ दीज टू पास्ट एक्शंस, है ना, कि भाई हमारे पास इग्नोरेंस थी और उसमें आके हमने क्या किया, कार्मिक जो इम्प्रेशंस है वो जनरेट किए, जिसके कारण क्या हुआ, इस लाइफ से हमारे अंदर क्या आ गई, एम्ब्रियोइक कॉन्शियसनेस आ गई और ये सारी चीज़ें चलती रही, है ना। तो आपको जब प्रतीत समझ पद आप बताएं तो आपको ये चीज़ भी एक्सप्लेन करने की, ये जो है ये दो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं, ये जो दो हैं ये फ्यूचर लाइफ से रिलेटेड है, ये जो है ये प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड है। तो ये जब आप इसका आंसर होलिस्टिकली लिखेंगे तब आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, है ना। अभी इसमें थोड़ा सा हम सफरिंग को जब हम रिमूव कर देंगे, जब हमें राइट नॉलेज मिल जाएगा तब क्या होगा, हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं जस्ट विद इन 2 मिनट्स। बट फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ कि यूजीसी नेट में बुद्धिज़्म से जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अगेन लाइक जैनिज़्म, ये सीक्वेंस से रिलेटेड आते हैं। तो आपको बिल्कुल घोंट के, बिल्कुल अच्छे से ये सीक्वेंस जो है वो याद होने चाहिए। वो आपको यहाँ यूजुअली इस सीक्वेंस में ही पूछते हैं, तो वो ज़्यादातर ये पूछते हैं ना, तृष्णा उपादान भाव जाति या स्पर्श वेदना तृष्णा उपादान, है ना। तो ये सीक्वेंस जो है आपको याद होने चाहिए। प्लस अगर आप यूपीएससी सीएससी फिजिक्स जो फिलोसफी ऑप्शनल वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको भी ये सीक्वेंस याद होना चाहिए, है ना, ये 12 लिंक्स, क्योंकि आप ये चीज़ तभी एक्सप्लेन कर पाएंगे जब आपको ये जो चीज़ें हैं ये याद होंगी। बट आई थिंक रटने की जगह अगर हम इस तरीके से नहीं याद रखेंगे, है ना, कि इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, इसका कॉज क्या है, तो ये बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एक तरह से जो बुद्धा ने दिया है, उसी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर आई थिंक हमें थोड़ा आसान होगा इसे याद रखना, है ना। अब क्या हो रहा है भाई, हाँ, तो बुद्धा क्या कह रहे हैं कि अगर आपको इग्नोरेंस अगर आप रिमूव हो जाते तो क्या होता है, ये सब नहीं होता। तो इग्नोरेंस किस चीज़ की, क्या चीज़ का नॉलेज हमें उस लाइफ में नहीं था, तो हमें साइकिल का नॉलेज नहीं था कि अगर हम कार्मिक इंप्रेशन करेंगे तो ये सब होगा, है ना। हमें साइकिल का नॉलेज नहीं था, और अगर हमें साइकिल का नॉलेज हो जाता जैसे हमें हो गया है, तो बुद्धा क्या कह रहे हैं, आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। आप क्या हो जाएंगे, निर्वाण मिल जाएगा, है ना। निर्वाण का मतलब है लाइफ का सेसेशन नहीं है ना। निर्वाण से मतलब लाइफ का सेसेशन नहीं है। निर्वाण से मतलब क्या है कि हमें किसे हटाना था, सफरिंग को। तो निर्वाण का मतलब है सेसेशन ऑफ सफरिंग, ठीक है। तो ये जो सफरिंग है हम इससे रिमूव हो जाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, राइट नॉलेज मिल जाएगा। हम क्या बन जाएंगे, इग्नोरेंस से फ्री होके राइट नॉलेज अटेन कर लेंगे, और उससे हमें क्या मिल जाएगा, बोधि या प्रज्ञा, बोधि या प्रज्ञा मिल जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, हमें निर्वाण मिल जाएगा। हमारी जो सफरिंग्स हैं हम उनसे क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा भी क्लियरली यहाँ पे भी लिखेंगे, बट अगर मैं यहाँ पे नहीं लिखती ना तो आपको ये चीज़ क्लियर नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको इग्नोरेंस के साथ ही इसे बताऊँ, है ना। हम एक बार इसे और अच्छे से लिख लेंगे अगर वो आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो। वैसे थोड़ा अगर मैं राइट नॉलेज, है ना, राइट नॉलेज, और वो क्या है, बोधि या फिर प्रज्ञा। अब भाई लोग बड़े खुश हो गए कि भाई ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, बोधि और प्रज्ञा, ये क्या है। और जो बुद्धा हैं वो यहाँ पर वापस शांत हो गए। उन्होंने आपको एग्जाम्पल दिया था ना कि वो तीर पे फोकस मत करो, जो आपके पॉइजनस जो बाण है आपको लगा है ना, आपका फोकस किस पे होना चाहिए, उसको रिमूव करके अपने आप को ट्रीट करवाने में, है ना। तो सिमिलरली आप इतना स्पेकुलेशन में मत जाओ कि इसका कॉज क्या, फिर उसका कॉज क्या, फिर या बोधि क्या है, प्रज्ञा क्या, जब आपको मिलेगी आपको अपने आप पता चल जाएगा, है ना। इट इज़ मोर लाइक अ मिस्टेक एलिमेंट, है ना, कि जब आपको ये चीज़ मिल जाएगी ना आपको पूछना नहीं पड़ेगा, है ना। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, सेम वही चीज़ है। इसलिए बुद्धा इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे, वो जानते कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर भी दूं, जैसे उन्होंने आपको ये पूरी साइकिल बता दी,
मुझे नॉलेज हो गया, आपको नॉलेज हो गया, इसका मतलब ये है कि हम निर्वाण प्राप्त करने लायक हो गए, हमें बोधि मिल गई, हमें प्रज्ञा मिल गई? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम अभी भी क्लिंगिंगनेस में, हम अभी भी थ्रस्ट में, हम अभी भी सेंस एक्सपीरियंसेस ले रहे हैं, हम अभी भी जो क्या है वर्ल्ड की तरफ क्या है अटैच है ना, कि भाई एग्ज़ाम निकल जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, है ना। तो ये सब क्या है, अगर ट्रूली किसी को ये नॉलेज मिल गया होता, वो इग्नोरेंस से फ्री हो जाता, तो वो क्या करता, अभी पेन वैन छोड़ के चला जाता कहाँ पे, तपस्या करने, है ना। जैसे बुद्धा जो है, उनको जैसी वो चीज़ बिल्कुल हिट की, वो क्या गए, वो घर वर छोड़ के सब चले गए, है ना, उन्होंने सब रिनंसिएट कर दिया। तो जिसे ये एक्चुअली समझ में आ गया, है ना, जिसे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे जिसने ये चीज़ अपने आप में इनकॉर्पोरेट करके समझ ली, तो वो क्या करेगा, वो एक क्लिंगिंगनेस ख़त्म कर देगा, थ्रस्ट ख़त्म कर देगा, है ना, ये एक्सपीरियंसेस ख़त्म कर देगा। तो ये सब चीज़ें फिर नहीं होंगी, फिर उसके अंदर भाव नहीं आएगा, वो दोबारा बर्थ नहीं लेगा, है ना। तो यही वो बता रहे हैं कि आप ये ख़त्म तो कीजिए, है ना। ये आपको इग्नोरेंस तो आपकी एक्चुअली फ्री हुई नहीं है, मैं तो बस बता रहा हूँ कि आपकी इग्नोरेंस फ्री हो सकती है, लेकिन अभी आपने क्या उसे फ्री कर लिया है। और जब आप कर लेंगे तो आपको अपने आप बोधि और प्रज्ञा मिल जाएगा। आपको क्या करना है इतना स्पेकुलेट करके जान के कि क्या बोधि है, क्या प्रज्ञा है ना। बस ये समझ लीजिए यही राइट नॉलेज है, यही सुप्रीम एंड है, और इससे क्या होगा, आपकी जो सफरिंग्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपको क्या मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा। ठीक है भाई, रियलिटी के बारे में हमने सब ये समझ लिया इनका, है ना। आई होप मैं इसको अब रब कर सकती हूँ, आपने इसको देख लिया होगा, है ना, लिख लिया होगा। सीक्वेंस ज़रूर याद रखिएगा, है ना। अब आप इसे अगर अच्छे से लॉजिकली समझ के याद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप इसे, और थोड़ा तो वो रटनी पड़ेगा, है ना, कि भाई थ्रस्ट जो है इसको तृष्णा कहते हैं, क्लिंगिंगनेस को उपादान कहेंगे, है ना, या जो 6 सेंस ऑर्गन्स को उनको सदायतन कहना है। जाति, जन्म, जरा, भाव, उपादान, तृष्णा, वेदना, है ना, स्पर्श, सदायतन, नाम, रूप, विज्ञान, देन इम्प्रेशंस का क्या था, संस्कार और अज्ञान। ठीक है, अब क्या है मैम, हो गया बुद्धिज़्म, ये तो हमने कल भी पढ़ लिया था, आप तो सेम क्लास रिपीट करवा दिए, कोई बात नहीं, चलो आगे पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, आगे भी पढ़ाएंगे। तो भाई कहाँ तक पहुँचे थे हम, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, या फिर जो सेकंड और थर्ड जो नोबल ट्रुथ्स हैं उनसे क्या डिराइव हुआ, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन, या फिर प्रतीत समुत्पद, है ना, प्रतीत समुत्पद उत्पन्न हो गया। अब इससे हम, ठीक है, क्या बोल रहे हैं भाई, ध्यान से देखिए, क्या हो गया, रियलिटी जो है वो कॉज और इफेक्ट का रिलेशन है, कॉजेशन थ्योरी है। तो जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो कैसी हैं, डिपेंड ऑन सम कॉज। और क्योंकि जो रियलिटी है वो डिपेंडेंट है, वो कैसी हो जाती है, रिलेटिव हो जाती है, इम्परमानेंट हो जाती है, मॉर्टल हो जाती है, कि भाई जैसे ही हम उसका जो कॉज है वो हटाएंगे, जो रियलिटी वो भी कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इट इज़ डिस्ट्रक्टेबल, इट इज़ पेरिशेबल, इट इज़ मॉर्टल, है ना, इट इज़ इम्परमानेंट। तो हमने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, प्रत्युत समुत्पद से, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिन से, कि रियलिटी जो है वो कैसी है, इम्परमानेंट है, जिसे बुद्धिज्म क्या कह रहे हैं, अनित्यवाद की थ्योरी, है ना, कि इट इज इम्परमानेंट। सिंपल हो गया। अब अनित्यवाद से हमने क्या डिड्यूस किया कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट, है ना, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो सिर्फ एक मूवमेंट के लिए ही एग्जिस्ट कर रहा है, ओनली फॉर ए मूवमेंट, है ना, इट इज एग्जिस्टिंग ओनली फॉर ए मूवमेंट। जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि वो इम्परमानेंट हैं तो वो एक सिर्फ मूवमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं, और इसे बुद्धिज्म ने नाम दिया इस थ्योरी को क्षणिकवाद, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग समझने में करते हैं वो क्या करते हैं, उनको लगता है इस मूवमेंट का मतलब क्या है, सेकेंड्स, यही पढ़ते आए हैं मैथ्स में, बट इस मूवमेंट का मतलब सेकंड नहीं है, क्षणिक का मतलब सेकंड नहीं है, क्षण, है ना। तो ये सेकंड जो है ये सेकंड नहीं है ना, ये क्षण जो है सेकंड नहीं है, ये एक मूवमेंट है। और मूवमेंट का मतलब है कि वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है। जैसे अगर एक जीव है, अगर उसकी आयु सिर्फ कितनी है, सिर्फ सपोज कीजिए 2 क्षण है ना, या 2 क्षण है, तो उसका वो कितने मोमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ उतने मोमेंट के लिए, या उतने सेकंड्स के लिए, या उतने टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। तो 2 सेकंड उसका क्या हो गया, 1 मोमेंट हो गया।
आप समझिए मेरी लाइफ अगर सपोज कीजिए मैं 70 तक तो जीऊँगी, है ना, तो अगर मेरी लाइफ स्पैन जो है वो 70 है तो मैं कितने टाइम तक एग्जिस्ट की, फॉर दैट वन मोमेंट, तो मेरा मोमेंट क्या हो गया, दैट 70 ईयर्स। तो जो मोमेंट है वो कोई क्षण या सेकेंड नहीं है ना, वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो सकता है। सपोज कीजिए बोर्ड है, ये टेबल है, ये चेयर है, तो ये अभी यहाँ है ना, ये अभी क्या हो रही हैं, सब यहाँ पर परमानेंटली हमें दिख रही हैं। तो हमें जो थ्योरी हम इसको समझ नहीं पा रहे कि कैसे आप कह रहे हैं कि जो एवरीथिंग है वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो भाई हम उनसे ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि सब जो है ये चेंजिंग है, रिलेटिव है, परमानेंट है ना, अनित्यवाद है, तो ये जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं ये क्या होंगी, देर सवेर क्या होंगी, चेंज होंगी, और चेंज होने के बाद क्या होंगी, डिस्ट्रक्ट होंगी, है ना। तो ये जो चेंजिंग की थ्योरी है कि जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो सिर्फ एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्षणिकवाद है, चेंजिंग, थ्योरी ऑफ चेंजिंग, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस को एक और चीज़ क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ चेंजिंग या फिर चेंजिंग थ्योरी ऑफ चेंजिंग, ठीक है ना। कि भाई जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या हो रही हैं, हर एक सेकंड उनमें क्या आ रहा है आप पता भी नहीं कर सकते, हर एक क्षण में उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है ना, उनमें कुछ चेंज आ रहा है। जैसे हम बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि अंदर कितने सारे चेंजेस चल रहे हैं ना जो हमें दिख नहीं रहे, लेकिन अगर आप मुझसे 10 साल बाद मिलेंगे तो आप मुझ में परसेप्टेबल एक तरह से एक्सप्लिसिट एक चेंजेस आप मुझे देख सकते हैं, आप मुझ में, है ना, कि भाई मैं थोड़ी और बड़ी मैच्योर दिखूंगी, है ना, 10 साल बाद, 20 साल बाद, है ना, मैं शायद ओल्ड लगने लगूंगी, है ना। तो वो चेंज परसेप्टेबल होते हैं उतने टाइम के हिसाब से, बट अभी भी क्या हो रहा है, मुझ में चेंजेस आ रहे हैं बट वो आप मुझ में नहीं देख पा रहे। तो ये क्या हो गया, थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस, क्षणिकवाद, दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट ओनली फॉर अ मोमेंट, है ना। जो भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, सिर्फ एक मोमेंट के लिए ही एग्जिस्ट कर रही हैं, है ना, ये बुद्ध कह रहे हैं। ये उतना है नहीं टफ समझने में, बट ये रिलेटिविटी का एक तरह से अगर आप इसे लेके चलेंगे ना कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इज नथिंग बट रिलेटिव, है ना, वो डिपेंड है, रिलेटिव है, इम्परमानेंट है, और इसलिए क्या हो रहा है, वो हमेशा चेंज हो रहा है ना। अब इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम थोड़ी चीज़ें और हैं, इसके डिटेल में जब हम जाएंगे तो वो हमें चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी, है ना। जब वो कहेंगे कि ये जो टेबल आपके सामने दिख रही है, ये टेबल एक्चुअली टेबल है नहीं, टेबल तो क्या है, हमने उसको नाम दे दिया, ये एक्चुअली क्या है, फ्लक्स है। वो क्या कह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं, क्षणिकवाद क्या कह रहा है कि जो भी चीज़ें हमें दिख रही हैं ना, आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा फिलहाल तक तो, है ना। अब हम क्षणिकवाद को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, अनित्यवाद, क्षणिकवाद, है ना, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। हम थोड़ा सा क्षणिकवाद को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बुद्ध जो है वो एक्चुअली क्या बता रहे हैं रियलिटी के बारे में, और क्षणिकवाद से उनका क्या एक तरह से एक्चुअल सेंस है ना। ये हम थोड़ा सा डिटेल में पहले समझते हैं उसमें, क्योंकि इतना लिखने जैसा कुछ नहीं है ना। एक बार अगर आप उस चीज़ को समझ गए कि वो उनका क्या तात्पर्य है, उनका क्या मीनिंग है क्षणिकवाद से, है ना, क्षणिकवाद, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस। हमने क्या समझ लिया, हमने ये समझ लिया कि बुद्ध क्या कह रहे हैं कि भाई जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं सिर्फ एक मोमेंट के लिए, है ना। तो हमें क्या समझ में आ गया, पहली चीज़ कि भाई ये जो मोमेंट है सेकंड नहीं है, पहली बात तो, है ना, क्षण नहीं है। ये जो मोमेंट है वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी छोटा हो सकता है ना, वो चीज़ कितने वक्त तक एग्जिस्ट कर रही है वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो कितने मोमेंट तक एग्जिस्ट की। अब इसके साथ बुद्धा एक और चीज़ कह रहे हैं कि ये रियलिटी क्या है ही नहीं। अब हम कह रहे हैं ऐसा कैसे, हम तो बीइंग हैं, हम तो दिख रहे हैं, तो बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, कि इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज चेंजिंग, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, है ना, कॉन्स्टेंट चेंज है, कॉन्स्टेंट चेंज है, लाइक फ्लक्स, है ना। वो क्या कह रहे हैं, जैसे उन रिवर का एग्जाम्पल जो हमने हेराक्लाइटस में डिस्कस किया था अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में, तो सेम वही एग्जाम्पल बुद्ध जो है वो भी यूज़ कर रहे हैं कि दैट यू कैन नेवर बाथ इनटू अ सेम रिवर ट्वाइस, है ना, कि ये जो रिवर है, फ्लक्स को हम कैसे समझ रहे हैं, जैसे रिवर है ना, तो ये जो फ्लो हो रही है आपको क्या दिख रहा है, आपको एक इल्यूजन हो रहा है
कि ये क्या है, वन है, इल्यूजन ऑफ यूनिटी, है ना। आपको एक इल्यूजन हो रहा है कि ये जो रिवर है ये वन है, बट ये रिवर जो है वन नहीं है, कितने सारे वाटर पार्टिकल से मिलके बनी हो, वो एक्चुअली यहाँ जो थे वो फ्लो कर गए, और अब जो आ गए हैं नए वो कौन से हैं, वो न्यू है। तो ये जो रिवर है कॉन्स्टेंटली क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट ये इतने फ्लक्स में चेंज हो रही है, इतना ज़्यादा कंटिन्यूस या कांस्टेंट चेंज है कि आपको क्या हो रहा है, एक इल्यूजन हो रहा है कि वो वन है। जैसे जो हमारी सिनेमा है ना, आप देखते होंगे छोटे 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 क्या रहते हैं, पिक्चर्स रहते हैं, और ये इतने फ्लो में चलते हैं कि हमें क्या लगता है कि ये वीडियो चल रहा है ना, एक मोमेंटरी एक इल्यूजन हमें लगता है कि ये यूनिटी का एक इल्यूजन है, जबकि वो क्या है, स्मॉल स्मॉल क्या हो रहे हैं, फ्लक्स जो हैं जो चेंज हो रहे हैं, पिक्चर्स जो चेंज हो रहे हैं वो हैं। एनीमे जब हम मूवीज़ क्रिएट करते हैं, जब आपने कभी देखा होगा इस तरह की चीज़ें क्रिएट करना, तो आप यही कर रहे होते कि एक में आप हाथ यहाँ है, दूसरी पिक्चर में हाथ यहाँ आ गया, तीसरी पिक्चर में हाथ यहाँ आ गया, चौथी पिक्चर में हाथ यहाँ आ गया। तो जब आप इसको मूवमेंट्री एक तरह से कॉन्स्टेंट फ्लक्स में जब आप इसे मूव करके देखते हैं ना, तो हमें क्या लगता है कि हाँ ये एक ही हाथ है और अब ये ऐसे 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 मूव हो रहा है ना, ये ऐसे 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 मूव हो रहा है ना। तो हमें क्या लगता है, हमारे अंदर एक इल्यूजन आ जाता है ऑफ वन, कि भाई हाथ एक ही है, जबकि हाथ कितने थे, चार अलग क्या थे, पिक्चर्स थे। और उसमें क्या हुआ, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट चेंजिंग, जो फ्लक्स में ये जो चीज़ें हमें दिखाई गई, हमारे अंदर का इल्यूजन आ जाता है दैट दिस थिंग इज वन, है ना, यूनिटी। सेम गोज विथ रिवर, है ना, कि रिवर क्या हो रही है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, बट हमारे अंदर एक इल्यूजन आ रहा है कि रिवर तो वही है ना। इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है फ्लेम का, कि ये जो फ्लेम है ना, हमें क्या लग रहा है कि ये जो फ्लेम है ये यूनिट है, वन है, बट ऐसा नहीं है। जो वैक्स यूज़ करके, ऑयल यूज़ करके जो फायर एक तरह से जनरेट हुई थी, वो तो कब की एक्सटिंग्विश हो गई, है ना, वो तो ऊपर चली गई, और ये दूसरा है, दूसरी एक तरह से ऑयल है जो यूज़ होकर अब ये फायर हमें दिख रही है। तो ये जो फ्लेम है इसमें क्या है, कॉन्स्टेंट चेंज हो रहे हैं, बट वो क्या है, हम देख नहीं पा रहे, और हम कैसे इल्यूजन में आ गए ऑफ यूनिटी। तो बुद्धा क्या कह रहे हैं कि जैसे ये जो टेबल आपको दिख रही है, ये टेबल जैसा कुछ नहीं है, देयर इज नो बीइंग और नॉन बीइंग, नो बीइंग और नॉन बीइंग, कि भाई ना तो कोई बीइंग है ना तो कोई नॉन बीइंग है, बट एवरीथिंग इज बिकमिंग। है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जैनिज्म बुद्धिज़्म का, जो आपको ये समझना है कि बुद्धा क्या कह रहे हैं रियलिटी के बारे में, कि भाई रियलिटी में ना तो बीइंग है ना तो नॉन बीइंग है, ना तो बीइंग है ना तो हमारे जैसे कोई बीइंग है जैसे आप रियल टू कंसाइडर कर सके, जैसे जैनिज्म जो है वो जीव को कंसाइडर कर रहा है ना, बीइंग, है ना, जीव, और ना इधर नॉन बीइंग है, जैसे पुद्गल है, जैनिज्म पुद्गल को भी रियल कंसाइडर कर रहा है, इट इज नॉन बीइंग, अजीब। बट बुद्धिज्म क्या कह रहा है, इट इज नाइदर बीइंग नॉर नॉन बीइंग, इट इज ओनली बिकमिंग, इट इज ओनली अ कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट चेंजेस जो हैं वही रियलिटी है। रियलिटी इज चेंज, रियलिटी क्या है, चेंज, चेंज इज द ओनली रियलिटी। है ना, और सेम चीज़ हमने कहाँ पढ़ी थी, क्या कहाँ हमें सुनने मिली थी, जब हमने इंट्रोडक्टरी क्लास देखी थी, कि हेराक्लाइटस जो है ऑलमोस्ट इसी टाइम पे, हेराक्लाइटस जो है वेस्टर्न प्री सोक्रेटिक फिलोसोफर, वो भी यही बात कह रहे हैं, है ना, कि एवरीथिंग इज फ्लक्स, एवरीथिंग इज चेंजिंग, देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, है ना। तो सेम वही बुद्धा कह रहे हैं कि जो टेबल है, चेयर है, हम हैं, आप है, ये कुछ भी क्या है, ना तो बीइंग रियलिटी है ना तो नॉन बीइंग रियलिटी है, रियलिटी क्या है, सिर्फ चेंजिंग या बिकमिंग। तो ये जो टेबल है अकॉर्डिंग टू बुद्धा ये रियल नहीं है ना, ये नॉन बीइंग है बट ये रियल नहीं है। इनफैक्ट टेबल क्या है, जो बहुत सारे आइटम्स बन रहे हैं उसमें जो कंटिन्यूस चेंज हो रहे हैं, एक जो फ्लक्स है, जो चेंज है ये पूरे सिस्टम का, जिसे आप क्या कह रहे हैं, टेबल एक तरह से नेम दे रहे हैं, कंसेप्ट दे रहे हैं, या नॉमिना दे रहे हैं, नॉमिनलिज्म, है ना, कि आप इसे नॉमिना एक नाम दे रहे हैं कि भाई ये टेबल है, बट एक्चुअली क्या है, ये कांस्टेंट चेंजिंग एक बिकमिंग एंटिटी है ना। अगर आपने ये सपोज कर लिया कि टेबल विच इज चेंजिंग, है ना, अगर आप ये कह रहे हैं इट इज नॉट अ थिंग दैट इज चेंजिंग, बुद्धा क्या कह रहे हैं, इट इज नॉट अ थिंग विच इज चेंजिंग। बुद्धा क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो चेंज हो रही हो, है ना, क्योंकि अगर आपने इस थिंग को रियल कंसाइडर कर लिया जिसके अंदर आप चेंजिंग सपोज कर रहे हैं, तो क्या होगा
ये आपने परमानेंट रियलिटी मान ली कि हाँ भाई ये परमानेंट रियलिटी बट इसमें चेंज हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं, ये जो थिंग है ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही अकॉर्डिंग टू बुद्धा, सिर्फ चेंज जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, और इसे आप क्या कह दे रहे हैं, एक नाम दे दे रहे हैं, टेबल इन इग्नोरेंस और इल्यूजन, है ना, ऑफ यूनिटी। ये जो इल्यूजन ऑफ यूनिटी है इसके एक तरह से इन्फ्लुएंस में आके ये जो एक चेंजिंग एंटिटी है इसको आपने क्या नाम दे दिया, एवर चेंजिंग फ्लक्स में जो एक चीज़ है उसके एक तरह से इल्यूजन में आके जो आपको एक यूनिटी का फील करा रही है कि भाई जो बहुत सारे एटम्स हैं ये एक साथ हैं, है ना, इनमें कुछ कुछ चेंज हो रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, आपको सिर्फ एक यूनिटी दिख रही है ना, इल्यूजन के कारण, जिसे आपने क्या नाम दे दिया है, टेबल। हमें क्या लगता है कि भाई चीज़ रियल है उसमें चेंज हो रहा है, लेकिन नहीं, बुद्धा क्या कह रहे हैं कि भाई चेंजिंग इज रियलिटी और एक इल्यूजन है यूनिटी का, जिसके कारण आप उसे एक थिंग या एक टेबल एक तरह से नाम या नॉमेना जो है वो आप उसे दे दे रहे हैं। दिस इज द थ्योरी ऑफ क्षणिकवाद। आई नो थोड़ी सी विचित्र है, थोड़ा समझने में मुश्किल होगी आपको, है ना, कि भाई कैसे नाम दे रहे हैं टेबल चेयर, हम कोई रियल है ही नहीं, है ना, ये तो बहुत ही कुछ समझ के परे चीज़ें हैं। बट हमें क्या है, हमें फिलोसोफर नहीं बनना है, हमें उन्हें अपोज नहीं करना है। द बेस्ट थिंग वी कैन डू राइट नाउ इज़ टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कह रहे हैं, है ना। हमें अगर हम अपने आप को एक तरह से बेहतर फिलोसफी स्टूडेंट बनाना चाहते हैं, है ना, मार्क्स गेन करना चाहते हैं, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हैं, तो सबसे एक तरह से सोल्यूशन ही ये है कि जो भी इंसान जो भी फ़िलोसफ़ी आपके सामने लेके आ रहा है, आपको उस फिलोसफी को पूरी तरह जस्टिफाई करते हुए समझना है कि ये कह रहे हैं तो ये क्यों कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं तो वैसा क्या कह रहे हैं, है ना। उससे क्या होगा, उससे आपको समझ में आएगा कि इनके फिर क्रिटिसिजम्स क्या हैं, या ये बाकी जो स्कूल्स ऑफ फिलोसफी उनको क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, है ना। फिर आप इनमें जो कमियां हैं आप उन्हें वो भी समझ पाएंगे कि इनके सिस्टम क्यों इनकन्सिस्टेंट हो रहे हैं, या बाकी स्कूल्स ऑफ फिलोसफी ने किस टॉपिक्स पर या किस पिन पॉइंट करके कौन सी चीज़ों पर इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, है ना। अगर आपने इसे ही नहीं समझा होगा तो आप उनकी जो फिलोसफी है उन्हें भी आप एक तरह से अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, और क्रिटिसिज्म जो है आप उन्हें भी अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना, समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो क्षणिकवाद में हमें क्या समझ में आ गया, बेसिकली क्या कह रहे हैं भाई, सिंपल है, थ्योरी ऑफ मोमेंट्रीनेस, एवरीथिंग दिस जो है वर्ल्ड में वो क्या हो रहा है, सब चेंज हो रहा है, कांस्टेंट चेंज हो रहा है, बिल्कुल फ्लक्स में। फ्लक्स मतलब रिवर है ना, फ्लेम है, जैसे मूवी चल रही है, और ये सब चीज़ें क्या कर रही है, रिवर, फ्लेम, मूवी, हम एक इल्यूजन दिखाते हैं किस चीज़ का, यूनिटी का, जबकि वो चीज़ क्या है, बहुत चेंज हो रही है, वो कभी एक है ही नहीं, बट वो क्या कर रही है, एक इल्यूजन क्रिएट कर रही है ऑफ वन ऑफ यूनिटी, ठीक है। और उस इल्यूजन के कारण क्या है, हमें लग रहा है कि वो जो चीज़ है जैसे टेबल है वो क्या है, वन है। तो बुद्धा क्या कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ थिंग दैट इज़ चेंजिंग, वो क्या कर रहा है, चेंज इज़ दी ओनली रियलिटी, और जो हमारा इल्यूजन है उसके कारण हम क्या कह रहे हैं, हमें लग रहा है कि वो वन है, और हम उसे एक नाम दे दे रहे हैं, लाइक टेबल, चेयर, है ना, बीइंग, नॉन बीइंग, है ना। तो नाइदर बीइंग नॉर नॉन बीइंग इज रियल, है ना, ओनली रियल अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज बिकमिंग, सिर्फ एक ही रियलिटी दैट इज बिकमिंग और चेंजिंग, है ना। चेंज इज दी ओनली रियलिटी, है ना, बिकमिंग इज दी ओनली रियलिटी, है ना। और ये जो टेबल है, बीइंग है, नॉन बीइंग, ये सब क्या है, एक नाम है ना, सिर्फ एक नॉमेना है जो हमने इनको दे दिया है ड्यू टू इग्नोरेंस और ड्यू टू इल्यूजन ऑफ दिस यूनिटी, नॉट इग्नोरेंस, है ना, ड्यू टू इल्यूजन ऑफ दिस यूनिटी, है ना। इतनी सी हमारी थ्योरी है क्षणिकवाद की, है ना। अब क्षणिकवाद की थ्योरी से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, संगतवाद और निरात्मवाद, बट वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के लिए मुझे लगता है ये काफ़ी सफिशेंट है ना। आप इसको और अच्छे से एक बार और रिवाइज़ कर लें, है ना। वीडियो चाहें तो आप दोबारा देख लें, आप बेसिक बुक्स रेफ़र करें, है ना। जब एक बार आप कोई टॉपिक क्लास में समझ लें, चाहे मुझसे या कहीं से भी, है ना, तो उसको आप एक बार अच्छे से बेसिक बुक में जाके रिवाइज़ करें। आपको स्टैंडर्ड जो वर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड जो एग्जांपल्स हैं वो मिलेंगे, है ना। एक बार आपने क्लास में अगर वो चीज़ समझ ली है तो आपको फिर बेसिक बुक्स में समझने में वही चीज़ बहुत आसानी हो जाती है ना। आप कोचिंग मटेरियल अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज तो और ही बहुत ज़्यादा ईज़िली आपको प्रोवाइड की जाती है ना, कि आपको वो टॉपिक ईज़िली समझ में आ जाए, है ना। बट आई थिंक बेसिक बुक्स आप प्रेफर कीजिए, है ना, क्योंकि आपको जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स जो हैं वही कोट करने हैं एग्जाम में, स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स हैं। फिलोसफी बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है इस मामले में, है ना। अगर आप ऐसी लेमैन लैंग्वेज वहाँ पर लिख के आ जाएंगे तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि आपको टॉपिक पता है, बट है ना आप उसे उतने अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ जाएँ, है ना, बेसिक बुक्स ज़रूर रेफ़र करें, पढ़ें, है ना।
स्टैटिक सब्जेक्ट है, छोटा सब्जेक्ट है, तो बुक्स आपको रेफ़र करनी ही होंगी। मैं एक वीडियो बुक्स पर ज़रूर बनाऊंगी, है ना। इंडियन फ़िलासफ़ी के लिए आप कौन कौन सी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, वेस्टर्न के लिए, है ना, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न अगर जो बच्चे एमए फ़िलासफ़ी कर रहे हैं, है ना, या यूजीसी नेट प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो उनमें वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के टॉपिक्स बहुत हैं, कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र्स बहुत हैं, है ना, लॉजिक वगैरह भी काफ़ी पोर्शन है। जो यूपीएससी जो सीएसई है उसका सिलेबस कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है ना, सिर्फ 4 ही एक तरह से पोर्शंस हैं। बट यूजीसी नेट जो है वो ऑलमोस्ट 10 यूनिट्स हैं, है ना, उसमें भी सब कुछ इंडियन वेस्टर्न डिवाइड है ना। एंशिएंट मिडिवल एक तरह से इंडियन का, एंशिएंट मिडिवल वेस्टर्न का, देन कंटेम्प्रेरी इंडियन, कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न फ़िलासफ़ीज़, है ना, देन एथिक्स इंडियन, एथिक्स वेस्टर्न, देन सोशो पॉलिटिकल इंडियन, सोशो पॉलिटिकल वेस्टर्न, है ना। तो ऐसे करके 8 यूनिट्स हो जाती हैं, एक टेक्निकल है, कुछ फ़िलासफ़ी और एक लॉजिक है, तो ऐसे करके 10 यूनिट्स हैं उसमें। तो उसका सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम वो टॉपिक्स भी कवर करेंगे। पहले जो कॉमन टॉपिक्स हैं दोनों एग्ज़ाम्स में हम वो टॉपिक करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से समझने लायक भी हैं, है ना, इनको पढ़ के एक तरह से बेस बन जाता है। फिर जो कंटेम्प्रेरी जो लोग डिस्कस कर रहे हैं वो हम उससे ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाते हैं ना, कि वो क्या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी इंडियन कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़र्स हैं वो कहीं ना कहीं वेदांता फ़िलासफ़ी पे बेस्ड है ना, वो न्यू वेदांता कहलाते हैं। और कंटेम्प्रेरी वेस्टर्न जो है वो एक तरह से बिल्कुल रियलिटी पे आ गए हैं ना, फिर वो सब कुछ अपोज कर रहे हैं जो वेस्टर्न थ्योरीज़ ने अभी तक दिया है ना। तो हम फिर जब एक तरह से जो एंशिएंट मिडिवल और एक तरह से मॉडर्न तक जितने भी फ़िलासफ़र्स हैं बोथ इन इंडियन और वेस्टर्न, जब तक हम वो कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही आई थिंक हम कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ीज़ जो हैं वो शुरू कर पाएंगे। बट होपफुली हम आने वाले टाइम में जितना भी पोर्शन है फ़िलासफ़ी का उसे पढ़े, कवर करें, है ना। क्षणिकवाद से जो 2 थ्योरीज डिराइव हो रही हैं, अनित्यवाद निरात्मवाद और संगतवाद, ये हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।